नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक ऋषि अक्षपाद गौतम है, जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। जिन साधनों से हमें ज्ञेय तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उन्हीं साधनों को न्याय की संज्ञा दी गई है। देवराज ने न्याय को परिभाषित करते हुए कहा है, नीयते विविचितार्थ अनेन इति न्यायः। जिस साधन के द्वारा हम अपने ज्ञेय तत्व के पास पहुंच जाते हैं, उसे जान पाते हैं, वही साधन न्याय है। दूसरे शब्दों में, जिसकी सहायता से किसी सिद्धांत पर पहुंचा जा सके, उसे न्याय कहते हैं। प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना ही न्याय है। यह मुख्य रूप से तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा है। इसे तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, वाद विद्या तथा अन्वीक्षिकी भी कहा जाता है। वात्सायन ने प्रमाणेर्थ परीक्षणम न्यायः, प्रमाणों द्वारा अर्थ का परीक्षण ही न्याय है। इस दृष्टि से जब कोई मनुष्य किसी विषय में कोई सिद्धांत स्थिर करता है तो वहाँ न्याय की सहायता अपेक्षित होती है। इसीलिए न्याय दर्शन विचारशील मानव समाज की मौलिक आवश्यकता और उद्भावना है। उसके बिना न मनुष्य अपने विचारों एवं सिद्धांतों को परिष्कृत एवं सुस्थिर कर सकता है, न प्रतिपक्षी के सैद्धांतिक आघातों से अपने सिद्धांत की रक्षा ही कर सकता है। न्यायशास्त्र उच्च कोटि के संस्कृत साहित्य का प्रवेश द्वार है। उसके प्रारंभिक परिज्ञान के बिना किसी ऊंचे संस्कृत साहित्य को समझ पाना कठिन है, चाहे वह व्याकरण, काव्य, अलंकार, आयुर्वेद, धर्म ग्रंथ हो या दर्शन ग्रंथ। दर्शन साहित्य में तो उसके बिना एक पग भी चलना असंभव है। न्यायशास्त्र वस्तुतः बुद्धि को सुपरिष्कृत, तीव्र और विशद बनाने वाला शास्त्र है। परंतु न्यायशास्त्र जितना आवश्यक और उपयोगी है, उतना ही कठिन भी। विशेषतः नव्य न्याय तो मानो दुर्बोधता को एकत्र करके ही बना है। वैशेषिक दर्शन की ही भांति न्याय दर्शन में भी पदार्थों के तत्वज्ञान से निश्रेयस की सिद्धि बताई गई है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थ माने गए हैं: प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यय, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। इतिहास। गौतम के न्याय सूत्र से ही न्यायशास्त्र का इतिहास स्पष्ट रूप से प्रारंभ होता है। प्राचीन ग्रंथों में इस न्यायशास्त्र के कतिपय सिद्धांतों की चर्चा तो आज भी विशद रूप से उपलब्ध है, परंतु उस प्राचीन तर्कशास्त्र का सम्यक एवं सर्वांगपूर्ण स्वरूप क्या और कैसा था, इसकी सही ज्ञान किसी को नहीं है। बौद्ध दर्शन के प्रकरणों में यह उल्लेख मिलता है कि बौद्ध मत वाले अपने मत का प्रतिपादन आस्तिक सिद्धांतों के विरुद्ध किया करते थे। इसी का प्रतिषेध करने हेतु न्याय दर्शन की संरचना हुई। बुद्ध का समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। यही वह समय था जब गौतम ने न्याय शास्त्र की रचना की। न्याय शास्त्र के समग्र विचार 2 धाराओं में विभक्त किए जा सकते हैं: प्रमेय प्रधान और प्रमाण प्रधान। गौतम के गंगेशोपाध्याय के पूर्व तक के विद्वानों की रचनाओं के विचार प्रमेय प्रधान है और गंगेशोपाध्याय के तत्व चिंतामणि तथा उस पर आधारित परवर्ती विद्वानों की रचनाओं के विचार वाले ग्रंथ समूह को प्राचीन न्याय तथा प्रमाण प्रधान विचार वाले ग्रंथ समूहों को नव्य न्याय कहा जाता है। प्राचीन न्याय की भाषा जटिल और पदार्थ विवेचन सूक्ष्म है। मुख्य सिद्धांत। प्रमाण। भारतीय दर्शन में प्रमाण उसे कहते हैं जो सत्य ज्ञान करने में सहायता करे, अर्थात वह साधन या प्रक्रिया जिससे किसी दूसरी बात का यथार्थ ज्ञान हो। प्रमाण न्याय का मुख्य विषय है। प्रमा नाम है यथार्थ ज्ञान का। यथार्थ ज्ञान का जो
कारण है, अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान हो, उसे प्रमाण कहते हैं। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये 4 प्रमाण माने गए हैं। इसके ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव के प्रमाणत्व का खंडन किया गया है। वाद, जल्प, वितंडा। न्यायशास्त्र के जातव्य विषयों में वाद, जल्प और वितंडा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इन तीनों को वात्सायन ने अपने न्याय भाष्य में कथा शब्द से व्यवहृत किया है। कथा का अर्थ है किसी विषय पर विद्वानों का वह पारस्परिक विचार जो वाद, जल्प, वितंडा के रूप में उपलब्ध होता है। तत्व निर्णय के उद्देश्य से किसी जाने वाले विचार को वाद तथा प्रतिद्वंदी पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाने वाले विचार को जल्प तथा वितंडा कहा जाता है। वादात्मक विचार में छल और जाति का प्रयोग तथा अपसिद्धांत, न्यून, अधिक व हेत्वाभास से अतिरिक्त निग्रह स्थानों का उद्भावन वज्र माना गया है। इस विचार में सभा, मध्यस्थ एवं राजा या राजप्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं होती। इसमें भाग लेने वाले विद्वान अविनीत, वंचक, असूयावान या दुराग्रही नहीं होते। शुद्ध न्याय से तत्व निर्णय पर पहुंचना ही उसका लक्ष्य होता है। इसमें विचारकों के बीच जय पराजय की कोई भावना नहीं होती। जल्प और वितंडा का स्वभाव वाद से पर्याप्त भिन्न है। इन विचारों में भाग लेने वाले विद्वानों का उद्देश्य तत्व निर्णय नहीं, अपितु जिस किसी प्रकार अपने प्रतिद्वंदी के मूक बनाकर अपने आप को विजयी सिद्ध करना होता है। इसीलिए इन विचारों में छल और जाति के प्रयोग तथा सभी प्रकार के निग्रह स्थानों के उद्भावना की काट रहती है। साथ ही विचार के निर्द्वंद संचालन के लिए सभा, मध्यस्थ और राजकीय नियंत्रण की आवश्यकता होती है। जल्प और वितंडा के उद्देश्य में ऐक्य होने पर भी उनकी प्रकृति में बहुत अंतर है। जैसे जल्प में वादी और प्रतिवादी दोनों अपने अपने पक्ष का साधन और परपक्ष का खंडन करते हैं, पर वितंडा में केवल वादी ही अपने पक्ष के साधन का प्रयास करता है। प्रतिवादी वादी के पक्ष का खंडन करने में ही अपनी कृतार्थता मानकर अपने पक्ष की स्थापना तथा उसके साधन के प्रयास से विरत रहता है। तत्व निर्णय के लिए वाद तथा निर्णित तत्व की रक्षा के लिए जल्प और वितंडा की उपयोगिता मानी जाती है।